नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने प्रमुख विषय जो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का प्रमुख टॉपिक है न्यायपालिका, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। आइए देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वह गवर्नमेंट यानी सरकार का जो एक अंग के रूप में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उसी प्रकार सब अंगों का एक अलग अलग विशेषताएं हैं, उसी प्रकार न्यायपालिका की भी एक विशेषता है। आइए जानते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, हालांकि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद आप देखेंगे हाई कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, यह देखने को आपको मिलता है। पहली बात, देखिए भारत में न्यायपालिका के 3 स्तंभ पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायालय। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। यानी 124 से लेकर के आप देखेंगे 147 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जो न्यायपालिका है यह 1935 के भारत शासन अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय की मैं बात कर रहा हूं, अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। जैसे अमेरिका में जो संघीय न्यायालय है उसी का प्रतिरूप है, और यह अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। सिविल या आपराधिक मामलों में यह जो है अंतिम अपीलीय न्यायपालिका है। ठीक है, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सलाहकारी अधिकार भी रखता है, जो आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे संविधान में गठन किया गया है, जो हमने देखा कि भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 124 के खंड 1 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो बताया गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश मूल संविधान में था ऐसा। और जब संसद विधि द्वारा इसे संख्या विहित नहीं करती तब तक ऐसा था मूल संविधान। लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और संसद इसे विधि द्वारा समय समय पर परिवर्तित कर सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज क्या है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। आर्टिकल 124 के तहत ही खंड 2 के तहत, आर्टिकल 124 का खंड 2 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके, ठीक है, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यदि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त
भारत में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, ये बात नोट करने की है। लेकिन प्रमुख सवाल यह है कि उनका चयन सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए या योग्यता को प्राथमिकता मिलती है। तो भारत में अभी तक वरिष्ठता के आधार पर न्यायमूर्ति नियुक्त सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर ही नहीं, ये तो एक विषय है, लेकिन भारत में वरिष्ठता के आधार पर होता था। लेकिन पिछले इतिहास की बात है कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये 2 बार ऐसा हुआ है कि वरिष्ठता के नियम को भी उल्लंघन किया गया है, ठीक है, ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आर्टिकल 124 के खंड 3 के तहत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष वह न्यायाधीश रहा हो। हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं कि वो कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, एवं उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की राय में विधि से संबंधित पारंगत हो, विधि से संबंधित ज्ञान हो, ठीक है। ये मुख्य बातें हैं। शपथ की जो प्रक्रिया है, ओथ, संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 6 में शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसमें संविधान की जो 3री अनुसूची है, जो संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 3री अनुसूची में इस प्रयोजन हेतु दिए गए प्रारूप के अनुसार वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है, एवं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के वचन भी लिया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। हालांकि संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र भी दे सकते हैं, एवं संसद अपनी विधि के द्वारा ऐसा उपबंध भी कर सकता है। संसद के पास ये पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो व्यवस्था है, जो एक तरीके से महाभियोग जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुछ प्रावधान किया गया है, एवं संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित उपबंध कर सकता है। जो पार्लियामेंट है वो विधि के द्वारा न्यायाधीशों से संबंधित हटाने की प्रक्रिया या उसमें मेंबर बढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है, वेतन से संबंधित प्रक्रिया, कार्यकाल से संबंधित प्रक्रिया, तो संसद के पास पावर है ये। अच्छा, बात करते हैं यदि न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत आप संसद के किसी भी अंग से कर सकते हैं। यदि ऐसा लोकसभा से शुरुआत होता है तो 100 सदस्यों का एक प्रारूप, यदि राज्यसभा से हो तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर, इसके बाद अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद यह प्रस्ताव पेश होता है, ठीक है। अब देखिए मामला क्या है। यदि एक समिति बनती है जो न्यायाधीश को कदाचार का दोषी
के संदर्भ में यदि दोषी नहीं पाता है तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यदि मान लीजिए दोषी पा जाए तो प्रस्ताव दोनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या की बहुमत 2/3 से पारित हो जाता है, विशेष बहुमत से, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया लोकसभा में, ठीक है। और थोड़ा सा बात करते हैं वेतन व भत्ते के बारे में सर्वोच्च न्यायपालिका का। भारत में आपको पता है कि जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो इनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वह वेतन दिया जाएगा जो संसद निर्धारित करे और जो संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हो, बताया गया हो। न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का उल्लेख भी आर्टिकल 125 में किया गया है। प्रत्येक न्यायाधीश को उसका जो वेतन होता है अंतिम माह का, अपने अंतिम माह के वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। न्यायाधीशों के वेतन आपको पता है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन्हें भारत की संचित निधि से वेतन देने का कार्य होता है, ठीक है, भारत की संचित निधि से। न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, अधिकारों तथा कार्यों, शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वतंत्र नियामक संस्था है। ये बात आप जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कि जो कि आपका आर्टिकल 127 में बताया गया है। असल में क्या होता है, कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय में जो गणपूर्ति होती है, जो कोरम होता है, पूरा करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या की जरूरत पड़ती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश अपने विचारों के अनुरूप राष्ट्रपति से राज्यों के उच्च न्यायालय, जो राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से हैं, ऐसे न्यायाधीशों को कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ठीक है। और ऐसे न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के होते हैं एवं जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं तो उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होगा तब उसे वे सभी अधिकार, शक्तियां या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अब थोड़ा सा हम क्षेत्राधिकार व शक्तियों के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, शक्तियां क्या है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह यह भी एक परिसंघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। देश के सभी सिविल या आपराधिक मामलों की अपील का अंतिम न्यायालय भी है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं एवं शक्तियां। इसमें देखिए
मूल आरंभिक अधिकारिता, मूल आरंभिक अधिकारिता क्या है, जो कि आपका अनुच्छेद 131 में बताया गया है। 131 इसका उल्लेख है कि इस मामलों में किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। यह अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के संघीय मामलों से जुड़ा अधिकारिता के समान है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मामले लाए जा सकते हैं, जैसे एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो, ऐसे मामले लाए जा सकते हैं। मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो आर्टिकल 131 में है, ऐसे मामले जो एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर वन स्टेट, या एक तरफ दो या एक से अधिक राज्य, ठीक है, एक से अधिक राज्य की सरकार हो, एवं 2 या अधिक राज्यों के बीच एक स्टेट यानी 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य तथा दूसरी तरफ एक राज्य हो, ऐसे मामले लाए जा सकते हैं मूल अधिकारिता में। मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से प्रकरण मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं लाए जा सकते हैं। जैसे अंतरराज्यीय जल विवाद से संबंधित विषय मूल अधिकारिता के अंतर्गत आप नहीं उठा सकते हैं। वित्त आयोग से संबंधित मामला, केंद्र व राज्यों के बीच कुछ खर्च या पेंशन से संबंधित मामला, कोई पूर्व संवैधानिक संधि से संबंधित मामला, ठीक है, ऐसे मामले को आप मूल अधिकारिता में नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, रीट अधिकारिता, आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रीट अधिकारिता दी गई है, जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए यह 5 प्रकार का रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकार है, जिसके तहत वह प्रमुख रूप से रीट जारी करता है। अपीलीय अधिकारिता में आप देखते हैं कि आर्टिकल 132, 133, 134, 136 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय, हमने बताया आपको, सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों का अंतिम न्यायालय है, ये बात आपको हमने बताया। ठीक है, इसमें संवैधानिक विषयों से जुड़े मामले भी आ सकते हैं। सिविल मामलों से जुड़ी अपील जिसमें विधि का सार्वजनिक प्रश्न निहित हो, ऐसे मामले लाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अनुच्छेद 143 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, कोई विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न जिसका महत्व व्यापक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं, वो सलाहकारी है, एक सलाहकारी न्याय है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।